नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, पिछली ही क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.2 प्रश्नावली तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हूबहू आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों हाँ, बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बेसिक बातें जानेंगे, और ये बातें हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में भी देख ली थी। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपको बिल्कुल लगेगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिसके द्वारा न्यू अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में भी देखी थी। तो देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। 2 मिनट का समय लेकर मैं ये पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि जो परिमेय संख्याएं होती है वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर जो ये Q है, ये Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें बट्टे के नीचे वाली संख्या जिसको हम हर बोलते हैं, ये हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। सिंपल सी बात। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, ये बात भी हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस की थी। तो अपरिमेय संख्याएं, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये अगर मैं वर्गमूल 4 यहाँ पर लिख देता हूं, तो यहाँ पर इस 4 का अगर मैं वर्गमूल लेना चाहूं तो मेरे पास 2 आएगा, और पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये 4 क्या रहेगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। यहाँ तक ये जो छोटी छोटी बातें थी ये आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताना चाहे तो यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट आपके पास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता तो है कि ये जो संख्याएं है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये सारी अपरिमेय संख्याएं है, लेकिन इन संख्याओं को हमें प्रूव करके भी बताना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक की बात। अब देखो, यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ प्रमेय की अगर मैं बात करूं तो देखो, डायरेक्ट एग्जाम में अगर कोई प्रमेय नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इन प्रमेय का जो यूज होता है क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से होता है, उनको हम क्वेश्चन के साथ साथ में सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को जरूर मिलता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। अगर आपको इस वर्गमूल 2 की जगह, देखो इस एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देकर देखने की जरूरत है। बाकी कहाँ पर क्या चीज चेंज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस एक ही फॉर्मेट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस वर्गमूल 2 को, जिस संख्या को हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना होता है, तो सबसे पहले उस संख्या को हम परिमेय संख्या मानेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है।
इसका उल्टा हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो भी संख्या दी गई है और जिस संख्या को हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करवा रहा है उसको हम गेज करेंगे कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होती है तो इस वर्गमूल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वर्गमूल 2 को मैं क्या p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं। इस वर्गमूल 2 के बराबर हम लिख सकते हैं p बटा q, और जहां पर ये q है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि अगर मैं वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या मानता हूं तो इसको मैं p बटा q के बराबर लिख सकता हूं, जहां पर q परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार ये 0 कभी भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये देखिए कि यहाँ पर ये जो p और q है, ये जो भिन्न में जो संख्याएं दे रखी है, ध्यान दीजिएगा ये जो संख्याएं हैं ये को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं है। और इनके बारे में भी हमने पहली क्लास में देखा था। क्या होती है को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि दोनों संख्याओं के अगर गुणनखंड लेंगे, ऊपर वाले अंश के और नीचे वाले हर के अगर हम गुणनखंड लेते हैं तो उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं मिलता, अर्थात उसका जो HCF आता है वो हमेशा 1 आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं कि जैसे 1/3 अगर मैं लेना चाहूं तो यहाँ पर ये ऊपर वाली संख्या है और नीचे वाली संख्या है, इन दोनों के अगर गुणनखंड किए जाएंगे तो वैसे अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनखंड यही रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी संख्या आती है जिनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन नहीं मिलता, कोई भी जोड़ा कॉमन नहीं मिलता, दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो जिसका HCF क्या रहेगा, 1 रहेगा, वो सहअभाज्य संख्या रहेगी। अब सिंपल सी बात ये याद रखो कि जहां पर ये p और q है ना, ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें किसी भी एक सेम संख्या का भाग नहीं जाता। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर, जैसे अगर मैं 4/12 या 4/10 लिखता हूं तो यहाँ पर देखो कि इस ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में 2 का पूरा भाग जा रहा है, मतलब 2 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या ही नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वो रहेंगे जिसमें इस ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या में सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं 3/10 की बात करता हूँ, 3/10 की बात करता हूँ तो ऊपर और नीचे दोनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, 1 तो है, 1 का भाग तो जाएगा, इसीलिए तो इसका HCF 1 निकल के आया है। बाकी 1 के अतिरिक्त ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए, अर्थात इसका HCF क्या है, 1। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं इनको सीखते हुए चलिए, ट्यूशन और जो सारे कंसेप्ट है आपके बहुत इजी होते जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर। और अब देखो यहाँ पर जो ये P और Q है ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर, या जिसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। और दूसरी बात अगर मैं लिखना चाहूं तो इनका HCF क्या लिख सकता हूं, मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं। यहाँ तक की बात की। अब देखो इसको हम वज्र गुना करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन है इसको हम वज्र गुना करेंगे इस Q को, या फिर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, वज्र गुना, या जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया वर्गमूल 2Q बराबर ये P1 से गुना होकर क्या बनाएगा, P। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार से फोटो फ्रेम की जैसे हम इसको ले सकते हैं। जिस प्रकार से एक फोटो फ्रेम होती है उसमें कोई भी फोटो डालकर निकाल लो वो नहीं बन जाएगी, उसी प्रकार से सिर्फ ये संख्या चेंज होगी, बाकी जो फॉर्मेट और इसकी लैंग्वेज है ये सब क्वेश्चनों में समान रहेगी। तो यहाँ पर इस चीज को आप लिख भी सकते हैं, बहुत ही इजी है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2Q का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा P का स्क्वायर। तो इस तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, Q का स्क्वायर Q, ये चीजें हमने पहले भी देखी है, और P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, क्या यहाँ पर 2Q स्क्वायर 2 से भाज्य है क्या, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि 2Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। अगर दूसरी बात अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर इस 2 को मैं दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ भेजूं
तो ये 2 कहां पर जा सकता है, इस पी स्क्वायर के अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर है ये क्या रहेगा, 2 से विभाज्य रहेगा। ये तो 2 से विभाज्य है, अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 2 से 2 पूरी पूरी बार कट जाएगा। लेकिन अगर इस 2 को मैं पी स्क्वायर की तरफ भेजता हूं तो 2 कहां पर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो अब यहां पर एक प्रमेय यूज होगी, तो पहले मैं लिखता हूं फिर आपको प्रमेय समझाऊंगा। तो P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो प्रमेय हमारी क्या है कि अगर यहां पर देखो कि जैसे कोई भी संख्या है P, कोई भी संख्या हमारी P है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब इसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ये अगर P हमारे पास में कोई अभाज्य संख्या है और Q कोई हमारे पास में कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर अगर जो स्थिति इस प्रकार से बनती है कि अगर P इस Q स्क्वायर को विभाज्य करेगा, अगर ये P Q के स्क्वायर में भाग, इसका थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेकर भी मैं आपको समझाऊंगा जिससे अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ सके। जैसे ये Q स्क्वायर को अगर P विभाज्य करता है तो इस Q में भी P का भाग जाना चाहिए, ये हमारी प्रमेय है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास में P तो क्या है, एक अभाज्य संख्या लेंगे। जैसे मैंने P बराबर क्या मान लिया, 3 मान लिया, और Q बराबर, इस Q बराबर में क्या मान लेता हूं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप मान सकते हो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इस Q के स्क्वायर के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैं यहाँ पर अगर Q बराबर भी 3 मान लेता हूँ, Q बराबर भी 3 मान लेता हूँ, तो इस Q का अगर स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। इस 9 में देखो P, जहां पर P बराबर हमने 3 माना है तो 3 का भाग जाएगा, मतलब क्योंकि स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो ये Q हमारे पास में 3 है, इस 3 में भी तो इस P का भाग जाएगा ना, जिसको हमने 3 मान रखा है। तो छोटी सी प्रमेय हमेशा आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई P अभाज्य संख्या है और Q कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो Q के स्क्वायर में अगर P का भाग जा रहा है, इस धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर में वर्ग में अगर P का भाग जा रहा है तो इस Q स्क्वायर में जा रहा है तो Q में भी भाग जाएगा। ये छोटी सी प्रमेय आपको याद रखनी है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। यहां तक की बात क्लियर। अब देखो, अब हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो अब देखो इस P बराबर हमें मानना है कुछ ना कुछ, जहां पर अभी तो देखो हमने क्या किया, हमने जो अवधारणा मानी है, इस क्वेश्चन के अंदर के भाव को समझने की कोशिश करें। हमने जो अवधारणा, हमने जो माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, जिसको दूसरी भाषा में हम बोलेंगे कि इस P और Q में कोई भी चीज कॉमन का भाग नहीं जा रहा। मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है जिसमें सेम नंबर का भाग नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ पर हमने ये 2 का भाग P में दे दिया। अगर 2 का भाग हम सिद्ध कर देंगे कि 2 का भाग Q में भी जाता है तो ये हमारी अवधारणा है ना परिमेय संख्या सिद्ध करने की, ये गलत हो जाएगी और यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या निकल के आएगी। ध्यान से इस चीज को समझिए कि जो हमने परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब P और Q में जो HCF है वो 1 है। अगर मैं किसी प्रकार से इस P और Q में किसी सेम संख्या का दोनों में डिवाइड करवा पाता हूं तो ये परिमेय संख्या सिद्ध करने की जो हमने मानी है ना वो गलत हो जाएगी और डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आई। तो ये जो P है ये 2 से भी विभाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे, इस P को तो विभाजित कर दिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देखिए P को तो हमने विभाजित कर दिया। अब इस Q को भी किसी न किसी प्रकार से विभाजित कर पाए। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस P बराबर हम क्या माने, हर क्वेश्चन में अलग मानेंगे और किस प्रकार से मानेंगे वो भी मैं बताता हूँ। इस P बराबर में मानता हूँ, इस P बराबर में मानता हूँ 2R, इस P बराबर 2R मानता हूँ। अगर यहाँ पर वर्गमूल 3 होता ना तो यहाँ पर भी देखो स्क्वायर में 3 निकल के आता तो P बराबर हम 3R मानते।
अगर इस वर्गमूल 2 की जगह वर्गमूल 5 होता तो हम यहाँ पर p बराबर 5r मानते। तो समझ में आया किस प्रकार से हम यहाँ पर r या फिर p बराबर मान सकते। तो यहाँ पर इस समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में या समीकरण 1 में p बराबर 2r मानते हैं। तो यहाँ पर p की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 2q का स्क्वायर बराबर इस p स्क्वायर, तो p की वैल्यू 2 है तो 2r का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो 2q स्क्वायर बराबर 4r का स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कट गए 2 बार, तो q स्क्वायर बराबर हमारे पास में निकल के आया 2r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 2r स्क्वायर है, यही लैंग्वेज हमें पुनः यहाँ पर लिखनी है कि 2r स्क्वायर, ये जो 2r स्क्वायर है 2r स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाज्य है, भाज्य है। और साथ ही देखो अब इस 2 को हम बराबर के इस साइड भेजते हैं तो ये q के भाग में चला जाएगा। तो अब देखो q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो अब देखो जो हमने प्रमेय सीखी थी उसमें क्या था कि q स्क्वायर, और ये 2 देखो जो हमने p मानते हैं ना कि 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 2 अभाज्य संख्या है तो जो q स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। यही हमारी प्रमेय है। तो q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब हमने देखो यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकाले हैं। एक तो ये रहा, एक निष्कर्ष ये रहा कि p 2 से विभाज्य है, और देखो यहाँ पर q 2 से विभाज्य है। और हमने जो माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में ये जो p और q होता है ना, इसका HCF 1 आता है, मतलब दोनों में कोई भी संख्या का सेम भाग नहीं जाता। लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर तो भाग जा रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। तो हम देखेंगे कि निष्कर्ष 1 और 2 से, निष्कर्ष 1 और 2 से हमें पता चलता है कि यहाँ पर p और q का जो HCF है वो 2 निकल कर आता है। अतः जो हमने अवधारणा मानी थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है वो विरोधाभासी है या गलत है। अतः वर्गमूल 2 हमारी क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो कि क्या करना है आपको कि अगर यहाँ पर वर्गमूल 2 की जगह और कोई सी भी संख्या आ जाए तो करना क्या है। इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर बात। अगर वर्गमूल 3 आता है तो वही बात करना है कि ये वर्गमूल 3 है तो माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल 2 था तो वर्गमूल 3 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते, जहाँ q बराबर 0 नहीं है और ये और p और q है हमारी सहभाज्य या कोप्राइम नंबर। अब अगर किसी को इसी प्रकार से वज्र गुणा करना है, ये वर्गमूल 3 की जगह वापस वर्गमूल 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर लैंग्वेज पूरी सेम रहेगी, बस नंबर आपका चेंज होगा। मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की किस प्रकार से चेंज होगी। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब देखो ये 3q स्क्वायर है, इसका वर्ग 3q स्क्वायर का वर्ग रहेगा, बराबर में p स्क्वायर का चल रहा है तो 3q स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। हो गया क्लियर बात। अब देखो कि यहाँ पर 3q स्क्वायर 3 से भाज्य है, पहले 2 था तो 2 से भाज्य था, तो ये 3q स्क्वायर 3 से भाज्य है। p स्क्वायर, जो यहाँ p स्क्वायर है इस 3 को हम उधर भेज देंगे तो p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य रहेगा। क्लियर बात। अब देखो वही बात है कि हम यहाँ पर p बराबर पिछली बार तो 2r लिए थे, लेकिन अब की बार क्या लेंगे, जो इस q के साथ में जो गुणांक है वही हमें p के बराबर लेना है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे 3r। समझ में आ रहा है बिल्कुल कि अब हम लेंगे 3r। अब p बराबर 3r रखेंगे तो यहाँ पर ये 3r का स्क्वायर रहेगा, और देखो 3q स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पर भी 3q स्क्वायर ही आएगा। अब अगर देखो इसका 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और ये इधर 3 ही रहेगा तो ये कटकर कितना बना लेगा, 3। तो ये देखो यहाँ पर 3r स्क्वायर। फिर से देखो कि ये जो 3r स्क्वायर है ये 3 से विभाजित है,
और क्यू स्क्वायर, इस 3 को इधर भेजेंगे तो 3 से भी भाज्य है, तो क्यू भी क्या रहेगा हमारा 3 से भी भाज्य है। आखिरी लाइन हम लिखेंगे कि निष्कर्ष 1 और 2 से हमें पता चलता है कि P और Q का HCF 1 नहीं है, कितना है 3 है, तो ये 1 के अतिरिक्त एक संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो हमने जो परिकल्पना की है कि ये वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी विरोधाभासी है, अतः वर्गमूल 3 क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने वर्गमूल 5 भी आ सकता है, वर्गमूल 7 भी आ सकता है। आप सभी क्वेश्चनों को अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ लैंग्वेज ये है, एकदम इजी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, वर्गमूल 3 और 2 का मैंने कर दिया है, ये वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। आप खुद करना और मेरे अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चनों को इजी वे में कर पाओगे। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपको पता चल गया होगा कि इजी वे में समझ में आ रहा है आपको, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके द्वारा जो न्यू अपडेट्स है आप तक जरूर पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।